Hello students, how are you? This is Ajay. Welcome to Easy Technical Education. Students, today I will teach you about Biot-Savart's law. आज हम आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या? आप लोगों ने पढ़ा है एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ। अच्छा, ये एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ ये दोनों लॉ क्या बता रहे थे? अबाउट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे थे। अच्छा, जहाँ पे जो ये एम्पियर्स लॉ था उसके बारे में भी पढ़ा था कि एम्पियर्स लॉ कहाँ पे यूज होता है। तो एम्पियर्स लॉ यूज होता है जहाँ पे करंट वेरी कर रही हो, यानी कि करंट फ्लक्चुएट कर रही हो, करंट कम ज़्यादा हो रही हो। तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ, इसका भी यूज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तब इस लॉ का यूज तब करते हैं जब हमें कांस्टेंट करंट मिल रही हो। क्या? कांस्टेंट करंट, यानी कि करंट फ्लक्चुएट ना हो रही हो, तब उस समय हम बायोट-सावर्ट का नियम यूज करते हैं। अब ये बायोट-सावर्ट का लॉ जो है ये आपका, इसको भी हम दो टाइप से निकालते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। क्या लिखेंगे? हेडिंग आप डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बायोट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज और बायोट-सावर्ट लॉ। हिंदी में भी यही लिखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ, यानी कि गतिमान आवेश, हिंदी में लिख लीजिए गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या हिंदी में ही लिख लो बायोट-सावर्ट का नियम। ये क्या है? तो बायोट-सावर्ट का नियम, ठीक। तो बायोट-सावर्ट लॉ एक इक्वेशन है जो करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको डिटरमाइन करती है, ठीक। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसी को लिख लीजिए बायोट-सावर्ट लॉ is an equation describing the magnetic field, describing the magnetic field generated by कांस्टेंट करंट। कैसी? कांस्टेंट करंट। अभी अभी आपको मैंने बताया कि बायोट-सावर्ट लॉ कांस्टेंट करंट के टर्म में यूज ही होता है, ठीक। तो बायोट-सावर्ट लॉ इज एन इक्वेशन, किस लिए? डिस्क्राइबिंग द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कांस्टेंट करंट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बायोट-सावर्ट लॉ
law is used to determine field intensity near a current carrying conductor आप इसको फिर से एक बार बोल देता हूँ। बायोट-सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हिंदी में लिख सकते हैं आप इसी को, किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ नियम का प्रयोग करते हैं। किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करने के लिए बायोट-सावर्ट नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो रही आपकी डेफिनेशन। आप कैसे लिखोगे बायोट-सावर्ट के बारे में, क्या क्या आपको लिखना है कि ये पहली चीज आप ये लिख लेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ इज एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड बाय कांस्टेंट करंट, या बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के समीप, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपका एक कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अगर करंट इस दिशा में जा रही है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, तो करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन होगी, तो जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन होगी, यही आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ का हम यूज करते हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो करंट है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। अब इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। इसे डिलीट करते हैं हम। देखिए इसे समझ लेते हैं कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज है, क्या है, चार्ज, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब आपको पता है कि जब चार्ज मूव करने लगे, चार्ज
जैसे चार्ज आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि जब चार्ज मूव करता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, सबको पता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। क्या कहलाता है, करंट। डेट मीन करंट, हियर करंट क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। और आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, एम्पियर्स लॉ में पढ़ा क्या था कि करंट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब सपोज कर लीजिए कि कहीं पर, सपोज करो यहाँ पर, कहीं पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या होगी इसकी क्वांटिटी, मैग्नेटिक बी। अभी तो पता नहीं कि यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आप मान लीजिए क्या है, वेक्टर आर। क्या है, वेक्टर आर, यानी आर डिस्टेंस पर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो थ्योरेटिकली आप लोगों को पता है क्या, यहाँ से देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होती है सर्कुलर में, सबको पता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, यही तो देखिए कि चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बीटा इज डिपेंड डिपेंड अपॉन किस पे, सबसे पहले किस पे, वेलोसिटी। किस पे, वेलोसिटी। और दूसरी चीज क्या है कि आप कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज मीन आर। क्या, आर किस पे डिपेंड होगा, बी पर और आर पर। और किस पे डिपेंड होगा, देखिए और ये किस पे डिपेंड है, देखो ये साइन थीटा पर भी डिपेंड है। किस पे, साइन थीटा डिपेंड है। और किस पे डिपेंड है, तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या है, ये चार्ज ही है। क्या, चार्ज। तो इसको सबसे पहले क्यू, क्यू वी आर साइन, इतनी चीजों पर आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड है। ठीक। अब एक चीज जरा सोचिए, अगर आप इस चार्ज को ही बढ़ा दो, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक। और दूसरी चीज, अगर आप ये सपोज कर लो कि इस चार्ज की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, क्या, इस चार्ज की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब थर्ड वन इज क्या, अगर आपको जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज करो आर डिस्टेंस पर है, ये क्लियर, वी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एंड थर्ड वन इज कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, अगर डिस्टेंस आप बढ़ा लोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ है फील्ड इंटेंसिटी, अगर यहाँ पे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हो कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ में, आपने पहले पढ़ा। ठीक। यानी कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, जैसे आप दो चार्ज, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो चार्ज जिनके बीच की दूरी r है, q1 और q2 है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इक्वल टू, पढ़े हैं आप लोग, के q1 q2 अपॉन r² होता था, ये इनवर्स स्क्वायर
रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, एंड लास्ट वन इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा, अब ये भी देखने वाली बात है कि कैसे ये साइन थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अगर ये सपोज कर लीजिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हो गई चार्ज। अगर ये आपस में यानी ये आपस में 90 डिग्री के होंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि मैक्सिमम होगा। अगर यहीं पर आ जाएगा इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। यानी कि आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब सेम बाय द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आप लिख सकते हैं बीटा या वो सॉरी बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको आप चाहें तो और आगे भी कुछ लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक कांस्टेंट के लिखना भूल गए, तो के क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, ये आपका हो गया क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो चार्ज मूव करने लगा, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगी। आपको पता है जहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगर हम इस चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ा दें, जब चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नाउ अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बीच में रिलेशन देखें तो अगर हम जो वेलोसिटी है आपके चार्ज की उसको हम बढ़ा दें, यानी कि जो आवेश का वेग है अगर वो बढ़ जाए, जब आवेश का वेग बढ़ जाएगा तो करंट भी तो बढ़ जाएगी, तो करंट बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो मीन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब थर्ड वन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अभी मैंने आपको क्लियर किया इनवर्स स्क्वायर रूल से। अब लास्ट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे से हम थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, यानी कि 0 to 90 डिग्री तक वेरी करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र वेरी करेगा। ठीक, तो बाई द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू के क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे देखो जैसे कब क्वेश्चन आ जाते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आप इसको वैसे सॉल्व कर लोगे, नहीं तो जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो इसकी हम वैल्यू आपको बता देंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ऐसे लिख लीजिए यहीं पे कि क्या होती है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर। 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो किसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, ऐसे लिखो साइड, इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है। ठीक, अब थोड़ा इसको डिलीट कर दें, इसके आगे भी बता दें और कुछ भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए और इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वेक्टर वी इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ से आगे क्या आप लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक, आपको पता है ये कैसे हो गया, यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन आर मोड, ये फार्मूला होता है। तो इसी को आप पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ गया बी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक नया फार्मूला भी आपको मिल गया। ठीक, ये कुछ कठिन नहीं है। बायोट सावर्ट लॉ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब एक और तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लेंगे, वो उसका भी नाम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो इसे हम देखते हैं। ठीक है, वो दूसरा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।